एवरीवन, आज हम स्टार्ट करें चैप्टर 11 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। हमारी इकोलॉजी यूनिट का लास्ट चैप्टर बचा है। ये बाकी दो हम कवर कर चुके हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। Our living world is fascinating, diverse, and amazingly complex. We can try to understand its complexity by investigating process at the various level of biological organizations. कि जो हमारा ये वर्ल्ड है, इसमें हर टाइप के आपको ऑर्गेनिज्म मिलने वाला है, माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक तक। तो ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है, डाइवर्स है और कॉम्प्लेक्स भी है। और ये सब हम चीज़ें कैसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं, जब हम हर एक ऑर्गेनाइजेशन को देखें, लाइक मैक्रोमोलिक्यूल्स, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स, हर एक ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, कम्युनिटी। तो अगर कोई पूछे हायरार्की क्या होती है, तो वो ऐसे स्टार्ट होती है: मैक्रोमोलिक्यूल्स, सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम और बायोम। तो ये इसकी हायरार्की है। एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम किसी भी लेवल के बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी लेवल पे बात करें, तो हम दो टाइप के क्वेश्चन देख सकते हैं कि जब हम बुलबुल को सुनते हैं अर्ली मॉर्निंग में गार्डन में, तो हम पूछ सकते हैं कि हाउ डज द बर्ड सिंग। तो बर्ड कैसे गाना गाती है, और वाई डज द बर्ड सिंग, और बर्ड क्यों ही गाना गा रही है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए हमारे। तो जो हाउ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें कहते हैं मैकेनिज्म, कि बर्ड ने कैसे गाना गाया। और वाई टाइप के ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसने गाना क्यों ही गाया। तो बिहाइंड द प्रोसेस, वाइल द वाई टाइप क्वेश्चन सीक द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस, कि उस प्रोसेस का क्या महत्व है, वो प्रोसेस क्यों ही हो रहा है। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज आर एग्जाम्पल, द आंसर माइट बी इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स एंड द वाइब्रेटिंग बोन इन द बर्ड। तो जितने भी वाई टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो देखते हैं कि उसका सिग्निफिकेंस है, उसका महत्व क्या है, वो प्रोसेस क्यों हुआ। जैसे कि हमने देखा कि जो गाना गाया बर्ड ने, कैसे गाना गाया। तो कैसे गाया होगा, उसके वॉइस बॉक्स वाइब्रेट हुआ, वहाँ पे हवा गई, तो वहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस हुई। तो ये हो गया कि हाउ टाइप क्वेश्चन, कि कैसे गाया उसने। तो इस तरीके से ये ऑपरेशन हुआ, ये फंक्शन परफॉर्म हुआ, बर्ड ने गाना गा दिया। वहीं पे सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, कि बर्ड ने क्यों गाना गाया। तो उसका आंसर क्या है कि बर्ड कम्युनिकेट करना चाहती है अपने मेट के साथ, जब उसका ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, तो इसलिए उसने गाना गाया। तो जब हम नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, तो हम बहुत सारे साइंटिफिक फ्रेम के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो व्हेन यू ऑब्जर्व नेचर अराउंड यू विद अ साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड, यू विल सर्टेनली कम अप विद मेनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस ऑफ बोथ टाइप्स। जब तुम अपने आसपास के नेचर को एक साइंटिफिक व्यू से देखोगे, एक साइंटिफिक नज़र से देखोगे, तो तुम्हें वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ही दोनों टाइप के क्वेश्चन, की हाउ एंड वाई वाले क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे तुम्हारे दिमाग में। जैसे वाई आर द नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स आर जनरली वाइट, कि जो जितने भी फ्लावर्स नाइट में ब्लूम करते हैं वो वाइट क्यों होते हैं। कैसे बी को पता चल जाता है कि किस में नेक्टर है। कैसे कैक्टस के पास इतने थॉर्न्स हैं। कैसे जो चिक है वो रिकॉग्नाइज करता है कि उसकी मदर कौन है, एंड सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। तो हमने इन सारी चीज़ों को कैसे देखा, एक साइंटिफिक वे में देखा। यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस क्लासेज दैट कि इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म। मतलब इकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम, कि ऑर्गेनिज्म में कैसे इंटरेक्शन होता है, कैसे उनके बीच में इंटरेक्शन है, और कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं अपने फिजिकल, मतलब एबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ। तो इकोलॉजी में बेसिकली हम यही पढ़ते हैं। तो इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से भी पूछा जाता है कि 4 ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है हमारी। तो क्या है, ऑर्गेनिज्म, फिर पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटीज़, और उसके बाद बायोम्स। हाँ, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, इकोलॉजी एट पॉपुलेशन लेवल पे। नाउ पॉपुलेशन इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीशीज़। अब कह रहे हैं तुम नेचर में कभी भी किसी अकेली स्पीशीज़ नहीं, मतलब कोई अकेला नहीं पाओगे किसी को। जितने भी लोग रहते हैं सब अपने आसपास लोगों के साथ, उनसे इंटरेक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, तब वो रहते हैं। ये नहीं कि मान लो मंकीज़ की स्पीशी है पूरी, और सिर्फ एक ही मंकी अकेले रहता हो, नहीं, ग्रुप में रहते हैं। आंट है, आंट की स्पीशीज़ है, वो ग्रुप में रहती है, कोई ऐसे अकेले नहीं मिलता, कभी इंडिविजुअली आइसोलेटेड अकेला नहीं मिलता। तो रेयरली हम ऐसा देखते हैं सिंगल इंडिविजुअल कोई भी स्पीशीज़ का कैसे अकेले रहता हो। मेजॉरिटी ऑफ देम लिव इन ग्रुप्स, किस में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं, और एक वेल डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं। शेयर करते हैं, compete करते हैं सिमिलर सोर्सेस के लिए। लाइक शेयर और compete, मतलब एक ही चीज़ को शेयर भी करेंगे, और बहुत सारी जगह उसी एक रिसोर्स के लिए compete करते हैं।
लाइक नीट के लिए कितने सारे लोग compete करते हैं, तो वही सिमिलर रिसोर्सेज को शेयर भी करते हैं, compete भी करते हैं, पोटेंशियली इंटरब्रीड, आपस में इंटरब्रीड करते हैं और अपनी पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशन कैसे बनती है, एक ग्रुप में रहते हैं, जियोग्राफिकल एरिया होता है उनका वेल डिफाइन, वहाँ पे वो एक पॉपुलेशन बनाते हैं अपनी, वहीं पे पोटेंशियली इंटरब्रीड करते हैं, ये सारी चीज़ें वो परफॉर्म करते हैं। Although the term interbreeding implies sexual reproduction, a group of individuals resulting from even asexual reproduction is generally considered a population for the purpose of ecological studies. अब इसने कहा इंटरब्रीडिंग का बेसिकली मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, लेकिन रिप्रोडक्शन है अगर वो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी है तो उसको जनरली कंसिडर किया ही जाता है उसकी पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि इकोलॉजिकल स्टडीज़ में उसको भी कंसिडर करते हैं हम पॉपुलेशन के लिए। All the cormorants in a wetland, rat in abundant dwelling, teakwood trees in a forest tract, bacteria in a culture plate and the lotus plant in pond are some example of the population. अभी इन्होंने different population के examples दिए हैं कि ये सब क्या है, populations हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं हमारे पॉपुलेशन के, ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड। अब कॉर्मोरेंट्स क्या होती है, एक टाइप की एक्वेटिक बर्ड होती है। जितने भी रैट्स हैं अबेंडेंट ड्वेलिंग। टीकवुड ये पेड़ होता है, बेसिकली इसको यूज़ करते हैं जो फर्नीचर वगैरह इन सब के लिए, इसको हिंदी में शागुन या कुछ ऐसे ही बोलता है। तो टीकवुड क्या है, ट्री इन अ फॉरेस्ट ट्रैक, बैक्टीरिया कल्चर प्लेट में, लोटस पॉन्ड में। तो ये जितने भी हैं ये सब क्या है, पॉपुलेशन के एग्जाम्पल्स हैं। In earlier chapter you have learned that although an individual organism is the one that has to cope with the changed environment, it is at the population level that the natural selection operates to evolve the desired trait. Population ecology is therefore an important area because it links ecology to population genetics and evolution. अब इसने कहा आप अपने पहले चैप्टर्स में पढ़ के आए हो कि अगर एक इंडिविजुअल भी ऑर्गेनिज्म है, अपनी पॉपुलेशन से वो कोप, मतलब वहाँ पे इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए वो कोप कर रहा है, उसके लिए लड़ रहा है, तो वो पॉपुलेशन लेवल पे जाता है कि नेचुरल सिलेक्शन होता है कि अगर ये एक ग्रुप है पूरी पॉपुलेशन का, इसमें इतने सारे लोग रह रहे हैं, अब ये एक इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है और इसके लिए वो फाइट कर रहे हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। तो वो क्या होता है, पॉपुलेशन लेवल पे भी होता है, नेचुरल सिलेक्शन पॉपुलेशन लेवल पे ऑपरेट होता है ताकि क्या हो सके, जो डिज़ायर्ड ट्रेड्स हैं, जो ट्रेड्स हमें चाहिए वो इवॉल्व हो सके। और इसलिए पॉपुलेशन इकोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह इकोलॉजी को क्या करती है, लिंक कर रही है इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स से और इवोल्यूशन से। अब अगर ये जो चेंजेस हैं, जो एडेप्टेशंस हैं, जो सर्वाइवल अगर एक इंडिविजुअल में होता है तो वो एक पॉपुलेशन में भी होता है, और पॉपुलेशन में भी वही सर्वाइव कर पाएगा, वही स्पीशीज़ कि वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के वही ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर पाएंगे जो नेचर के जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्ट होंगे। तो उससे क्या हो रहा है, उससे डिज़ायर ट्रेट भी इवॉल्व हो रहे हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी इकोलॉजी को रिलेट करता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स से, ताकि इवोल्यूशन भी हो। तो अ पॉपुलेशन हैज़ अ सर्टेन एट्रीब्यूट वेयर एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट। पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट है, मतलब कुछ चीज़ें हैं जो पर्टिकुलरली पॉपुलेशन के लिए ही डिफाइन कर सकते हैं, वो किसी एक इंडिविजुअल के लिए डिफाइन नहीं की जा सकती हैं। So a population has a certain attribute whereas an individual organism does not. An individual may have birth and death, but a population has a birth rate and a death rate. In a population, these rates refer to a per capita birth and death. मतलब एक इंडिविजुअल की बर्थ और डेथ हो सकती है, लेकिन जो अगर हम रेट्स की बात करें कि पॉपुलेशन बर्थ रेट और डेथ रेट, ये कहाँ डिफाइन होता है, पॉपुलेशन में डिफाइन होता है। और इन्हें कैसे डिफाइन किया जाता है, पर कैपिटा। द रेट हैज एक्सप्रेस आर चेंज इन नंबर विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। कैसे करते हैं इसको एक्सप्रेस किया जाता है, जो नंबर में चेंज आ रहा है वेदर इंक्रीज और डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, कितने वहाँ पे मेंबर थे, कितने का घड़ा, कितना बढ़ा, कितना घटा, ऐसे। एक जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, हेयर इज एन एग्जाम्पल, इफ़ इन अ पॉन्ड देयर आर 20 लोटस प्लांट। अगर एक पॉन्ड में, मान लो ये पॉन्ड है और यहाँ पे 20 लोटस के क्या है, प्लांट है, ठीक है, लास्ट ईयर पिछले साल, एंड थ्रू रिप्रोडक्शन उसमें 8 और ऐड हो गए। रिप्रोडक्शन हुआ और कितने ऐड होते हैं, 8 और ऐड होते हैं, आर एडेड टेकिंग द करंट पॉपुलेशन। अब करंट पॉपुलेशन कितनी हो चुकी है, टोटल 28 पेड़, 28 वहाँ पे लोटस के प्लांट हो चुके हैं। तो हम बर्थ रेट कैसे निकालेंगे, टोटल जितने ऐड हुए, कितने ऐड हुए, नए 8, और कितने थे पहले, अभी हमने वही पढ़ा ना कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर में इंक्रीज और डिक्रीज।
अमंग द मेंबर कितने मेंबर थे, 20 थे। तो ये क्या आएगा, इसका आएगा बर्थ रेट। तो 0.4 क्या हुआ इसका, बर्थ रेट। तो 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, ये इसका आ गया बर्थ रेट। ऐसे ही अगर इंडिविजुअल एक लेबोरेटरी ले, वहाँ पे हम मान लेते हैं कि 40 फ्रूट फ्लाइज थी, वो मर गई एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में। मतलब ये हमारी कल्चर प्लेट है, इसमें 40 मक्खियाँ थी, वो मर गई, ठीक है। मतलब कि एक वीक में मर जाती है, तो डेथ रेट क्या हो गया वहाँ पे, सॉरी क्या है, 40 टोटल थी ये। अब कहा एक हफ्ते में, एक वीक में वहाँ पे 4 मर गई, तो क्या हुआ, ये डिक्रीज आया नंबर में। तो डिक्रीज, मेंबर कितने थे, 40, तो ये क्या आ जाएगा 0.1। तो 0.1 क्या हो गया, इसका डेथ रेट हो गया। तो ऐसे डिफाइन किया जाता है कि इंक्रीज और डिक्रीज मतलब अमंग टोटल मेंबर कितने थे। तो यही लिखा है, इफ़ अ 4 इंडिविजुअल इन लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज थी, मर जाती है स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में, मान लो एक वीक, तो डेथ रेट क्या हो जाएगा उस पॉपुलेशन का, जितने मरे जितने थे अपॉन, और वो आ गया उसका डेथ रेट। अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन इज अ सेक्स रेशियो। तो हमने पहला पढ़ा कि क्या है, पहला एट्रीब्यूट पढ़ा हमने बर्थ रेट और डेथ रेट। दूसरा पढ़ने जा रहे हैं कि सेक्स रेशियो। एन इंडिविजुअल इज ईदर अ मेल और फीमेल बट अ पॉपुलेशन हैज अ सेक्स रेशियो, कि एक इंडिविजुअल मेल और फीमेल हो सकता है, लेकिन पॉपुलेशन में क्या डिफाइन होता है, उसका सेक्स रेशियो डिफाइन होता है। एग्जाम्पल, अगर 60% पॉपुलेशन में बात, हम पॉपुलेशन की बात करें, तो 60% पॉपुलेशन की फीमेल्स हैं और 40% मेल्स हैं, तो ये क्या कहलाएगा, सेक्स रेशियो कहलाएगा। A population at any given time is composed of individual of different ages. एक पॉपुलेशन को अगर गिवन टाइम पे लिया जा रहा है, तो उसमें डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट एजेस के बहुत सारे लोग होंगे। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन पर सेट इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन एज और एज ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर अ पॉपुलेशन, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एज पिरामिड। अब ये कह रहे हैं कि पर्टिकुलर एज ग्रुप वालों को हम अगर एक प्लॉट करें, एक उनको पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करें, तो क्या बना देगा, हमारा जो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा उसे कहा जाएगा एज पिरामिड। क्या कहा जाएगा उसको, एज पिरामिड। तो एज पिरामिड क्या बताएगा कि कितनी एज वाला या इस एज वाले पीपल इतने टाइम में कितने हैं वहाँ पे। तो अगर हम प्लॉट करते हैं क्या, कि एज डिस्ट्रीब्यूशन, ये परसेंटेज की, मतलब 20 से 40 एज वाले कितने परसेंट है ग्रुप में, फिर 40 से 60 वाले कितने हैं, और 60 से 100 वाले कितने हैं। तो अगर ऐसे हम प्लॉट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, एज पिरामिड। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली शोज एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ डायग्राम। जनरली ह्यूमंस के लिए क्या दिखाता है वहाँ पे, एज डिस्ट्रीब्यूशन मेल का और फीमेल का। जो शेप है पिरामिड की रिफ्लेक्ट करती है कि ग्रोथ स्टेटस क्या है पॉपुलेशन का। तो अगर क्या बताएगी, पहला कि वो ग्रोइंग है, स्टेबल है या डिक्लाइनिंग है। तो हमें उससे 3 चीज़ें पता चलती है, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, स्टेबल पॉपुलेशन है या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन का जो एज पिरामिड आता है उससे क्या पता चलती हैं, 3 चीज़ें, ग्रोइंग है, डिक्लाइनिंग है, स्टेबल है। तो ये है हमारी, ये क्या है, देखो अब प्री रिप्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा है, कि मतलब जिन्होंने अपनी रिप्रोडक्टिव एज अटेन नहीं की है, करने वाला है, दैट इज़ प्री रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्टिव एज स्टेज में आ चुके हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव जिनकी रिप्रोडक्टिव स्टेज खत्म हो चुकी है। तो प्री रिप्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा है, मतलब आगे चल के वो रिप्रोडक्टिव में चेंज होंगे, और रिप्रोडक्टिव उससे कम है वो जाके पोस्ट रिप्रोडक्टिव में चेंज होंगे। तो ये कैसे होता है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, मतलब उनकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। अब ये स्टेबल है, जहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव भी और रिप्रोडक्टिव का नंबर बराबर है, दैट इज स्टेबल, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव और कम है। तो क्या है, इनकी स्टेबल पॉपुलेशन है। डिक्लाइनिंग मतलब प्री रिप्रोडक्टिव बहुत कम है, रिप्रोडक्टिव उससे ज़्यादा है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव उससे कम है। तो ये क्या है, डिक्लाइनिंग, इनकी पॉपुलेशन घटेगी, क्योंकि पोस्ट रिप्रोडक्टिव नहीं करने वाला रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्टिव करेगा जितना करेगा उसके बाद, और जो प्री रिप्रोडक्टिव है उससे कम है, तो उसका नंबर तो उससे कम ही आने वाला है। जो ऑलरेडी रिप्रोड्यूस कर चुके हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, अब जो आने वाली पॉपुलेशन है उससे कम रिप्रोड्यूस करेगी, तो उनकी पॉपुलेशन कैसी हो गई, डिक्लाइनिंग हो गई। तो ये एज पिरामिड बताए 3 पॉपुलेशन के, एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन टेल अस अ लॉट अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट। जो साइज है पॉपुलेशन का वो बताता है बहुत कुछ उसके स्टेटस के बारे में हैबिटेट में। वॉट एवर इकोलॉजिकल प्रोसेस वी विश टू इन्वेस्टिगेट इन अ पॉपुलेशन, बी इट आउटकम ऑफ अ competition with another species,
The impact of a predator or the effect of the pesticide application, we always evaluate them in terms of any change in the population size. अब ये कह रहे हैं जो साइज़ है पॉपुलेशन का हमें ये बताता है कि उसकी हैबिटेट क्या है, कि इकोलॉजिकल प्रोसेस जो हुआ है तो उसमें हम ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं पॉपुलेशन में कि वहाँ पे जो कंपटीशन का आउटकम क्या आया, कि जो आपस में स्पीशीज़ compete कर रही थी, या किसी प्रीडेटर का क्या इफेक्ट पड़ा, या पेस्टिसाइड हमने को इंट्रोड्यूस करा तो उससे किसी ऑर्गेनिज्म पे क्या असर पड़ा। तो हम हमेशा इवेल्युएट करते हैं उसको कि पॉपुलेशन का साइज़ चेंज हो रहा है, तो हमेशा पॉपुलेशन के साइज़ में उसको इवेल्युएट किया जाता है। जो साइज़ है नेचर में वो कम हो सकता है, जैसे 10 से कम, जैसे कि साइबेरियन क्रेन्स है, अगर भरतपुर की बात कर रहे हैं तो उनकी पॉपुलेशन क्या है, कम है। तो वो हम कैसे करें, उनकी साइज़ के टर्म्स में देख रहे हैं, जैसे कि एज लो एज, मतलब 10 से भी कम है किनकी, साइबेरियन क्रेन्स एट भरतपुर वेटलैंड इन एनी ईयर। या फिर हम मिलियंस में बात करें कि किसी की पॉपुलेशन में जो नंबर है वो मिलियंस में, जैसे कि क्लेमिडोमोनाज इन अ पॉन्ड। तो ये क्या है, पॉपुलेशन के साइज़ में इसको देखा गया, उसके पॉपुलेशन साइज़ के टर्म्स में देख रहे हैं। तो पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। तो टेक्निकली हम पॉपुलेशन साइज को क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड द पॉपुलेशन डेंसिटी डिजाइंड एज एन, और उसे कैसे दिखाते हैं, हम एन से डिनोट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। नीड नॉट नेसेसरली बी द मेथड इन नंबर्स ओनली, ज़रूरी नहीं कि उसको हम सिर्फ नंबर्स में ही जाने। ऑल द टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द पॉपुलेशन। जनरली जो होता है टोटल नंबर बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट वैल्यू देता है पॉपुलेशन डेंसिटी की। इट इज़ इन सम केसेस ईदर मीनिंगलेस और डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। कुछ केसेस में ये मीनिंगलेस होता है कि नंबर्स में देखना है, टोटल नंबर्स में देखना, और कुछ में ये बहुत डिफिकल्ट होता है टोटल नंबर डिटरमाइन करना। इन एन एरिया, अभी एग्जाम्पल लिया जैसे इन्होंने, इन एन एरिया अगर वहाँ पे 200 कैरेट ग्रास है पार्थेनियम हिस्टोफोरस प्लांट की, लेकिन वहाँ पे सिंगल ह्यूज बेनियन ट्री है लार्ज कैनोपी के साथ। तो ये क्या बता रहा है, स्टेटिंग दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द बेनियन इज रोल रिलेटेड टू द कैरेट ग्रास अमाउंट टू अंडरस्टिमेट द एनॉर्मस रोल ऑफ द बेनियन इन दैट कम्युनिटी। अब ये थोड़ी हो जाएगा कि उस बेनियन ट्री की वहाँ पे उस कम्युनिटी में रोल कम हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो वही ये बता रहे कि कई बार ये चीज़ क्या होती है, मीनिंगलेस भी हो जाती है, और कई बार इसको कैलकुलेट करना भी मुश्किल हो जाता है। इन सच केसेस, ऐसे केसेस में वहाँ पे क्या देखा जाता है, परसेंट कवर, कि कितना परसेंट वो कवर कर रहा है या किसका बायोमास ज़्यादा है। तो वहाँ पे हम बायोमास कंसिडर करेंगे, वहाँ पे इनका नंबर या साइज़ कंसिडर नहीं करेंगे। तो इन सच केसेस द परसेंट कवर और द बायोमास इज मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ द पॉपुलेशन साइज। तो वहाँ पे नंबर पे न जाके फिर बायोमास देखा जाता है उनका, या फिर कितना परसेंट कवर कर रहे हैं, किनके लिए, पॉपुलेशन साइज के लिए। टोटल नंबर इज अगेन नॉट an easily adaptable measure if the population is huge and counting is impossible or every time consuming। कि टोटल नंबर अगेन एक ईजिली अडेप्टेबल मेज़र नहीं है। अगर हम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है तो हर एक का नंबर गिनते नहीं बैठेंगे, काउंटिंग इम्पॉसिबल है और बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगी। अगर आपके पास डेंस लेबोरेटरी कल्चर है बैक्टीरिया का, मतलब पेट्री डिश है और वहाँ पे बैक्टीरिया का कल्चर है, तो ये मिलियंस में हो गया। अब हम एक हर एक का नंबर काउंट करने में नहीं बैठोगे और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो वही समझा रहे हैं ये कि इफ़ यू हैव अ डेंस लेबोरेटरी कल्चर ऑफ द बैक्टीरिया एंड पेट्री डिश, व्हाट इज द बेस्ट मेजर ऑफ द रिपोर्टिंग डेंसिटी। अब इसकी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, पॉपुलेशन डेंसिटी हर एक का नंबर थोड़ी गिनने बैठोगे कि 1 2 3 मिलियंस तक काउंट करोगे, नहीं। Sometimes for certain ecological investigation there is no need to know the absolute population density. Relative density serve the purpose equally well. अब ऐसे कंडीशंस में हमें उनकी जो एक्चुअल पॉपुलेशन डेंसिटी है वो नहीं जाननी होती। अब हम उसको कंपेयर करते हैं रिलेटिव डेंसिटी। सपोज़ कि पहले ये था और ये इतना एरिया या इतने टाइम में इतना इन्हें कवर कर पाए और फिर इतना हुआ। अगर हम कंपेयर में बात कर रहे हैं, रिलेटिवली देख रहे हैं, तो वो बताएगा रिलेटिव डेंसिटी। तो ऐसे केसेस में क्या देखी जाती है, रिलेटिव डेंसिटी देखी जाती है। देयर इज नो नीड टू नो द एब्सोल्यूट डेंसिटीज, रिलेटिव डेंसिटी सर्व द पर्पस इक्वली वेल। फॉर इंस्टेंस द नंबर ऑफ द फिश, अब जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं ये, For instance, the number of fish caught per trap is good enough measure for its population density in a lake। अब मान लो एक पॉन्ड है या एक पूरा लेक है, अब इसके अंदर कितनी फिश है तो वैसे काउंट थोड़ा ना करोगे कि कितनी फिश आ जाएगी यहाँ पे, नहीं। अब हम क्या करते हैं कि पर ट्रैप, अब हमने इसमें जाल डाला, नेट डाला, मैश डाला, देखेंगे कि जब हम एक बार जाल डाल रहे हैं, ये हमारा मान लो पूरा मैश है, अब हमने इसके अंदर इसको डाल दिया पॉन्ड लेक में,
अब इनको ट्रैप करेंगे कि जब अगर हम एक बार में हमारे मैश में कितनी मछली है, सपोज एक बार ट्रैप करने पे 10 मछली आ रही है, तो अब हम उससे आइडिया लगा लेंगे कि इस लेक में इन मछली की क्या पॉपुलेशन होगी, क्या डेंसिटी होगी, पर ट्रैप इतनी आ रही है। अगर पर ट्रैप कम आ रही है तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, पर ट्रैप ज़्यादा आ रहा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। We are mostly obligate